किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। दूरदर्शन किसान की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मंडी खबर में आपका मैं स्वागत करती हूं। तो अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे दलहन, तिलहन, बाजरा, जौ, हल्दी और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ खास मेहमान है शिव श्रीवास्तव जी। सर, आपको भी 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ रहेंगे, जो कि अलग अलग मंडियों के बारे में बताएंगे और आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं, इसको लेकर उनकी तरफ से आपको मार्गदर्शन भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की और सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सरसों की पैदावार में हुआ 5 लाख टन से ज्यादा का इजाफा। सोयाबीन की उपज 130 लाख टन के पार। अरहर की उपज 33 लाख टन के पार। इस साल 17,54,000 टन हो सकती है मसूर की पैदावार। और खरीफ बाजरे की एमएसपी में हुआ 125 रुपए का इजाफा। 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई खरीफ बाजरे की एमएसपी। और आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तिलहन की। घरेलू स्तर पर इस साल कुल तिलहन की पैदावार 395 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर तिलहन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात दूसरी तिलहनी फसलों की करें तो सरसों की उपज इस साल 131 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। भारत में साल 2023-24 के दौरान तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और मूंगफली की पैदावार सबसे ज्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात में देखने को मिली है। वहीं बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 395.93 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी तिलहनी फसलों की पैदावार पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान कुल सरसों की पैदावार 131.61 लाख टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की पैदावार से 5.18 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की उपज 126.43 लाख टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2023-24 के दौरान कुल सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख टन अनुमानित है। मूंगफली की उपज पर नजर डालें तो इस साल मूंगफली की पैदावार 102.89 लाख टन के पार जा सकती है। अरंडी की उपज में 19.13 लाख टन, तिल की पैदावार 8.11 लाख टन, सूरजमुखी की उपज 1.69 लाख टन, जबकि अलसी के बीज की पैदावार 1.19 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। अगर बात निर्यात की करें तो देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो तिलहन पर ये रिपोर्ट आपने देखी और जिसमें हमने पूरा लेखा जोखा अब तक पहुंचाया कि क्या स्थिति है, बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे किसानों को इससे कितना लाभ होगा और कैसे लाभ होगा। इसके लिए हम बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे 15 अगस्त के आज के विशेष अंक के विशेष मेहमान हैं। सर जी, सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों और दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। रही बात तिलहन की, तो जिस तरह से हमने देखा है कि निश्चित रूप से उपज में बहुत एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अगर भाव की बात करें
तो जिस तरह से हमें उपज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मांग में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अगर आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मुझे लगता है मांग में जो है वो तेजी बदस्तूर जारी रहेगी और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का अच्छी मूल्य मिलने की पूरी संभावना है। मेरी राय में आने वाले समय में तिलहन की कीमतों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। निर्यात मांग में बेशक थोड़ी कमी देखने को मिली है कुछ तिलहनों में, लेकिन आने वाले समय में निर्यात मांग में भी अच्छी आशाएं हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये आज हम ये बात कर रहे हैं और 15 अगस्त का पावन मौका है ये, और तिलहन का सर ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत आगे अब आ चुके हैं। हमारी सरकार की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार के बजट में भी हमने देखा इसको लेकर काफी फोकस है, लेकिन हमारा मकसद ये भी रहता है कि हम किसानों का सही मार्गदर्शन करें, कैसे उन्हें अच्छा भाव मिल सकता है अभी बाजार को देखते हुए। जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। एक तरफ हमने देखा है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें समय समय पे अच्छी बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छी मूल्य मिल जाता है। जहां तक आने वाले समय की बात है, मुझे लगता है कि मांग में जो तेजी है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगी। जिन किसानों के पास अभी तिलहन का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे किसानों को लाभ होगा। और 15 अगस्त पर यानी स्वतंत्रता दिवस पर यह विशेष अंक हम आपके लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एक पूरी तरीके से पूरी जो स्थितियां हैं उन्हें समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने तिलहन की बात की, आइए बात करते हैं दलहन की और इससे जुड़ी खास बातें आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अरहर और मसूर की पैदावार बीते साल से ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। देखते हैं पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर चर्चा। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत में साल दर साल दालों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसमें दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मसूर की पैदावार के ताज़ा आंकड़े आए हैं। घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान अरहर और मसूर की पैदावार में इजाफा देखने को मिल सकता है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की पैदावार 33.85 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल से तकरीबन 0.73 लाख मीट्रिक टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान अरहर की उपज 33.12 लाख मीट्रिक टन रही थी। वहीं बात मसूर की करें, साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 17.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की पैदावार 15.59 लाख मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल मसूर की पैदावार करीब 1.95 लाख मीट्रिक टन ज्यादा हो सकती है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 1,32,147 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 1,44,703 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन की निर्यात में 12,556 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश करते हुए देश के अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें दलहन को लेकर ये कहा गया है कि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाएगी। तो देखिए, चाहे वो तिलहन हो या दलहन हो या फिर एमएसपी हो, सब पर सरकार का पूरा सहयोग है हमारे किसानों के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो सर, अब हमने तिलहन की बात की, अब दलहन की बात करें। और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं कि दाल से डेटा तक पहुंचे, अब हम एआई तक पहुंच गए हैं। तो फिलहाल स्थिति क्या है बाजार की? तिलहन की तरह दलहन में भी क्या हम और बेहतर कर सकते हैं? और अभी क्या जो स्थितियां दिख रही हैं वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में इस बार जो अग्रिम अनुमान उसमें हम ज्यादा पैदावार लेने वाले हैं? जी, अगर सबसे पहले अगर उत्पादन को देखें तो निश्चित रूप से हम साल दर साल
साल जो हमारा उत्पादन का जो आंकड़ा है वो काफी एक अच्छे मजबूत स्थिति में पहुंच रहा है, और ये एक सरकार की जो सफल नीति है, जो कह सकते हैं किसानों को प्रोत्साहन, न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी है, इसका सीधा असर हम देख रहे हैं कि अब उत्पादन जो है उस मामले में हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। दूसरी बात, अगर हम मांग की करें तो मांग बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। हाँ, थोड़ी सी चिंता एक जरूर है कि निर्यात में हमने देखा है कि कुछ कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन इसका कारण बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर हैं, कुछ अशांति हैं जो उसके कारण हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी घरेलू मांग बढ़ने की भी अच्छी उम्मीद है। दूसरी, अगर निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग में भी आने वाले समय में अच्छी तेजी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि उत्पादन बहुत अच्छी स्थिति में है, वहीं दूसरी तरफ मांग भी बहुत अच्छी स्थिति में होने की उम्मीद है, जिसका सीधा प्रभाव आने वाले समय में दलहन की बढ़ी हुई कीमतों पर देखने को मिलेगा। जी, और देखिए हमारी सरकार जो है वो दोनों फ्रंट्स पर काम कर रही है। एक तरफ जहां किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि दलहनी फसलों को ले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ वो मुड़े, वहीं लोगों से भी आह्वान किया जा रहा है कि अपनी भोजन की थाली में दालों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, क्योंकि इससे पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है, क्योंकि हम जानते हैं दाल प्रोटीन में कितने रिच होती है। तो सर, हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे, अब बाजार की स्थिति क्या रह सकती है, कैसे समझे? जी बिल्कुल, अगर जहां तक बाजार की स्थिति की बात की जाए, जिन किसानों के पास अच्छा स्टॉक है दलहन का, उनको निश्चित रूप से मेरी राय में वो इंतजार करें आने वाले समय में। एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में दलहन के निर्यात मांग में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान अच्छा भाव प्राप्त कर सकते हैं और सरकार भी हमारे किसानों की लगातार हैंड होल्डिंग करती है, उन्हें अच्छे भाव मिले, वो आत्मनिर्भर हो सके, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा आप बाजार में अच्छे भाव प्राप्त करें, इसके लिए मंडी खबर भी आप देखते रहें, इससे बिल्कुल भी ना मिस करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा, देखते रहे स्वतंत्रता दिवस स्पेशल हमारा आज का मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आज का हमारा मंडी खबर विशेष अंक है, यानी स्वतंत्रता दिवस विशेष अंक, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं जो आपकी फसलों से जुड़े हुए हैं, चाहे दलहन हो, तिलहन हो या MSP हो, उस पर हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जौ के बारे में, और उसके साथ ही हम आपको बाजरा की भी जानकारी देंगे। तो आइए नजर डालते हैं बाजरा के बाजार पर। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान में जो बात कही गई, जो जारी किया गया है, उसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो चलिए बाजरे पर बात करते हैं। और सर, जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं अपनी जड़ों से जुड़ने की, और जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो वो भी अपनी जड़ों से जुड़ना ही है, जो कहीं हम बीच में भूल गए थे। अब सरकार भी मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करे, किसानों को भोजन में हम शामिल करें, ये भी कहा जा रहा है, और बाजरा भी उन्हीं में से एक है। बाजार की स्थिति कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मोटे अनाज को हम भूल चुके थे, और सबसे खुशी की बात यह है कि न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी मोटे अनाज, जिसको श्री अन्न कहते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। रही बात बाजरा की, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी कीमतों में बहुत अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। एक तरफ थोड़ी उत्पादन में कमी की आशंका है, वहीं दूसरी तरफ अगर मांग की बात करें तो मांग काफ़ी अच्छी निकल रही है। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। निर्यात मांग हम देख ही रहे हैं कि दिनों दिनों श्री अन्न के निर्यात मांग में बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बाजरा की कीमतों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, चाहे वो आप
किसानों की बात करें या फिर कंज्यूमर्स की बात करें, यानी उपभोक्ता की, दोनों ही तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। किसान भी इसकी खेती कर रहे हैं और देखिए जब क्लाइमेट चेंज है, जब कई बार बारिश ठीक से नहीं होती, वहाँ पर ये फसलें किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और आगे बात करते हैं अगली फसल की और उसके बारे में जानकारी देते हैं कि फिलहाल जौ में क्या स्थिति है। तो यहाँ आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ को भी शामिल किया गया है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एबिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। बिल्कुल, तो चलिए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। सर, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि पूरे विश्व में मोटे अनाज को लेकर या मिलेट श्री अन्न को लेकर काफ़ी जागरूकता हुई है और हम देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने में हम निर्यात भी कर रहे हैं। फिलहाल जौ की स्थिति कैसे देख रहे हैं बाजार में? जौ की स्थिति अच्छी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां घरेलू मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दिन प्रतिदिन, और अब आने वाले समय में सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो सर्दियों में भी हमने देखा है कि मोटे अन्न के खपत में और मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं जैसा हमने देखा कि निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जौ की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और निश्चित रूप से इसका फायदा किसानों को देखने को मिलेगा। जी जी, तो ऐसे में श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहेंगे किसानों को, कितना स्टोर करें, कितने समय के लिए स्टोर कर सकते हैं ताकि उन्हें अच्छे भाव मिले? जी, रही बात की बिल्कुल स्टोर करें, मुझे लगता है 1 से 2 महीनों की बात है। उसके बाद जो फसल है उसकी बाजार में बहुत अच्छी डिमांड निकल कर आने वाली है, तो मुझे लगता है 1-1.5 महीने के इंतजार के बाद इनको अपनी फसल का और बेहतर मूल्य देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जौ के लिए सलाह थी श्री श्रीवास्तव जी की तरफ से। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आगे जब हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो बात करेंगे काजू और हल्दी के बारे में। काजू और हल्दी का हाल बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तराखंड के काशीपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बागवानी। ये नीलम प्रजाति और दशहरी का संकरण है जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में विकसित की गई। आलू में झुलसा बीमारी जो है वो जड़ भी उसकी उखाड़ देती है, उसके पत्ते सूखते हैं। बागवानी किशन में ये है किसानों की जो समस्या उसको हल करते हैं। नर्सरी स्टेज में ही हमको इसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें, जिससे कि जो कैटरपिलर है ये उसकी बर्ड्स को ना खा पाए। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस स्पेशल मंडी खबर अंक। आइए बात करते हैं काजू की। भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय से खेती करने के अपने तरीके में काफ़ी बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इन मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से ही आता है।
केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां काजू की खेती की जाती है। वही बात इसके निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान तकरीबन 59,575 मीट्रिक टन काजू गिरी का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 2,868 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब में काजू गिरी का निर्यात किया है। और आइए बात करते हैं काजू पर। तो शिव श्रीवास्तव जी, काजू जैसा कि हमने बताया भी कि हम कितने बड़े पैमाने पर इसे निर्यात करते हैं, कैश क्रॉप है और हमारे किसानों को इससे अच्छा भाव भी मिलता है। ओवरऑल अगर हम काजू के क्षेत्र में भारत की स्थिति देखें और हमारे किसान इसे कैसे और लाभ ले सकते हैं? जी देखिए, जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में भी देखा कि पूरी दुनिया का लगभग 25% काजू हमारे देश में इसका उत्पादन होता है। और रही बात मांग की, तो घरेलू मांग के अलावा सबसे जो बड़ी मांग काजू की है वो निर्यात मांग है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी निर्यात मांग में और भी अच्छी तेजी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। रही बात कीमतों की, तो जहां मांग बढ़ेगी वहां कीमतों में निश्चित रूप से तेजी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में काजू की कीमतों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए? जी, जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है, अच्छी स्टोरेज है, निश्चित रूप से उनको इंतजार करना चाहिए। महीने 2 महीने के इंतजार के बाद उनको अपनी फसल का और भी ज्यादा बेहतर मूल्य मंडियों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई काजू की। और काजू भी पोषण के हिसाब से बहुत लाभकारी माना जाता है, काफ़ी पोषक तत्व इसमें भी होते हैं। और हमारे किसान भी परंपरागत खेती से अलग कुछ करना चाहते हैं, जिसमें काजू की खेती भी एक हम देख रहे हैं कि नया अवसर उनके लिए बनकर सामने आ रहा है। आखिर में अब बात करते हैं हल्दी की। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में आपको बता दें कि कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सकता है। वही बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में जो घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज है उसमें 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए हल्दी पर बात करते हैं। और सर, हल्दी अपने आप में हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है और हमारे देश की हल्दी का रंग तो पूरी दुनिया मानता है। फिलहाल स्थिति किस तरीके से देखते हैं बाजार में? देखिए, जहाँ तक उत्पादन की बात की जाए, थोड़ी सी चिंता जरूर है, उत्पादन में कमी की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ अगर अभी की बात करें तो मंडियों में हल्दी की आवक अभी बहुत कम देखने को मिली है। तीसरी बात, अगर आने वाले समय की बात करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले दिनों निर्यात मांग में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से हल्दी की कीमतों में निश्चित रूप से तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। यानी हल्दी का रंग और चटक होगा, हम ये कह सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं, भाव तेज होगा। और देखिए, हल्दी का रंग भी हमारे केसरिया रंग से मिलता जुलता है, जिसे शुभ माना जाता है। तो किसानों को इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से अच्छी भंडारण क्षमता होने पर किसान इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में बहुत अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो हल्दी के बारे में भी कहा जा रहा है कि बाजार में आगे भाव बेहतर हो सकते हैं, जिसका निश्चित तौर पर हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। श्री श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और हमारे आज के खास अंक, विशेष अंक स्वतंत्रता दिवस का जो अंक है उसमें आपने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, हमारे दर्शकों को आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी, सभी किसान भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ ही हम सब अपने
स्तर पर भी प्रण लेते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाते रहें तो हमारा देश बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम बलिदान को याद करते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई बिना किसान के नहीं जीती जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। चलते चलते एक बार फिर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। पूरे भारत में हुए सुरों का एकलव्य के ऑडिशंस सीजन 2 और इन्हें अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं हिट मशीन औसम, आनंद राज आनंद, सूफी सुल्तान शारिब और तोशी शाबरी, गजल क्वीन प्रीति प्रतिभा सिंह बघेल। सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर। अपने व्यक्तित्व विकास हेतु हम जितनी भी कलाएं सीख सकते हैं उनमें सर्वाधिक मनोरम है सुखी रहने की कला। सुखी रहने के लिए हमें अपने विचारों को, अपने भावों को इस प्रकार से उपयोग में लाना है कि सदा आत्म सुख, आत्म तृप्ति, आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सोचने की इस कला को सीखने के लिए एवं जीने की कला में संशोधन लाने हेतु। देखिए, सोच बदलें, जीवन बदलें, प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ऐसा गाती हैं जैसे इस पृथ्वी पर शहद बरस रहा हो। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए योगा विद ईरा त्रिवेदी प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान।